मौन मत धारण करो छुटकन बहू। क्या तुम्हें ये पहला नियम स्वीकार है? स्वीकार है। दूसरा नियम, हमारे सदन के जो बच्चे हैं वो भी इस सदन में रहते हैं, उन पर किसी भी तरह का दुष्प्रभाव ना हो। इसी कारणवश तुम्हें पूरी तरह से स्वतंत्रता हमारे सदन में नहीं मिलेगी। अपने सारे कार्य करने के बाद तुम कहीं और नहीं, सीधा अपने कक्ष में जाओगी। तुम्हारा जो भोजन है तुम्हें वहीं पर दिया जाएगा, एकांत में। क्या तुम्हें यह दूसरा नियम स्वीकार है? स्वीकार है। और अब तीसरा नियम, और यह नियम तुम्हें बाबूजी बताएंगे। और तीसरा नियम यह है कि तुम्हें अपने कपड़ों का कारोबार बंद करना होगा। बोलो छुटकन बहू, क्या तुम्हें अपने वस्त्रों का जो व्यवसाय है उसे पूरी तरह से बंद करना स्वीकार है? मुझे सारे दंड स्वीकार है। पापा, मैंने हर जगह देख लिया, लेकिन भैया का कहीं कुछ पता नहीं चला है। पुलिस को इन्फॉर्म करे क्या? हाँ, अरे जवान लड़का है, कोई दूध पीता बच्चा नहीं है वो। और तुम्हें इतना तो पता होना चाहिए ना, एक वकील की बीवी हो कि किसी की भी रिपोर्ट लिखवानी हो गुमशुदा होने की, तो उसमें कम से कम 24 घंटे का फर्क होना चाहिए। आई एम सॉरी, दरअसल मैं भी थोड़ा सा घबराया हुआ हूँ। मम्मी जी, आई एम ऑल्सो सॉरी, पर कहीं ऐसा तो नहीं कि राघव भैया का झगड़ा फिर से भानु के साथ हो गया हो? तो ऐसे ही हाथ पे हाथ धरे बैठे तो नहीं हो सकता ना कुछ। मैं जाके देखता हूँ। अरे बेटा, माफ ना पानी। दीपक की तस्वीर में से चंदन की माला तक नहीं बदली गई अभी तक, और तुमने अपना आदमी बदल लिया। भाभी, बता दीजिए कि आप ही ने हमें फोन करके यहाँ पे बुलाया। सिर्फ मुझे ही नहीं, राघव जी को भी आप ही ने यहीं पे बुलाया। नहीं भावना, मैंने तुम्हें ऐसे कोई फोन नहीं किया। तुम क्या बोल रही हो? मैं बाबूजी से बात तुम कुछ बोल ही नहीं रही हो। मैं डर गई थी भावना, अपने लिए और ऋषि के लिए। मुझे पता है कि जो मेरी गलती है वो बहुत बड़ी है, लेकिन यकीन मानो मैं शर्मिंदा हूँ। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। प्लीज कुछ बोलो। शर्मिंदा होना भी चाहिए भाभी।
क्या हुआ? दुख हुआ सुनकर? लेकिन भाभी, अब आपको इस शर्मिंदगी के साथ हर पल, हर घंटा, हर दिन, हर सुबह, हर शाम, हर रात जीना होगा, क्योंकि आपकी एक चुप्पी की वजह से किसी औरत की जिंदगी, उसकी इज्जत तार तार करके रखती है। आपकी कसम ने मेरा तो मुंह बंद करके रखा था, लेकिन आपके ऊपर ऐसा कौन सा दबाव था भाभी? आप तो सबके सामने अमित भाई साहब की असलियत ला सकती थी, सबको सच बता सकती थी, लेकिन आपने ऐसा कुछ नहीं किया। आप डर गई और भाई साहब ने आपके इसी डर को अपना हथियार बना लिया। आप सोचिए भाभी, जो इंसान अपने परिवार वालों के साथ इस तरह की हरकत कर सकता है, तो वो बाहर वालों का क्या हाल करता होगा? राधा के बारे में भूल गई भाभी, भाई साहब ने उसका क्या हाल किया होगा? ये जो हाथ में पहना है ब्रेसलेट, किसने दिया? अमित जी ने दिया था। या फिर आपके डर के सामने आपको उसका दर्द, उसका दुख भी याद नहीं रहा? लेकिन वो मेरी आरुषि को कुछ कर देते। नहीं भाभी, वो आरुषि का बाल भी बांका नहीं कर पाते। आपको क्या लगता है पूरे परिवार के सामने वो हाथ उठा पाते? और मैं करने देती क्या? लेकिन बात आरुषि की नहीं भाभी, बात आपकी है, आपके डर की है। आपने अपनी बेटी आरुषि के बारे में सोच लिया, और मेरी बेटी आंचल के बारे में एक बार नहीं सोचा कि उसकी आंखों के सामने उसकी माँ की इज्जत उछाली जा रही है? उसके दिल के ऊपर क्या बीतेगी? वो लोगों को कैसे नजरें मिला के देखेगी? भाभी, मैं हर कदम पर आपके साथ रही, और एन मौके पर आपने मेरा ही साथ छोड़ दिया। भावना, मैं सचमुच बहुत शर्मिंदा हूँ। शर्मिंदा होना भी चाहिए भाभी, क्योंकि आपको तो 1000 मौके मिले थे सच बताने के, लेकिन मुझे तो बिना सफाई दिए ही सजा सुना दी गई। जितने दोषी वो लोग हैं ना, उससे कहीं ज्यादा बढ़कर दोषी आप है मेरी। हाँ भाभी, क्योंकि अत्याचार करने से ज्यादा अत्याचार को सहने वाला और चुप रहने वाला दोषी होता है। जब जब मुझ पर लांछन लगेंगे, मैं आपकी ओर देखूंगी। जब जब मुझ पर उंगलियां उठाई जाएंगी, मैं आपकी ओर देखूंगी। जब जब मेरी बेइज्जती होगी, मैं आपकी ओर देखूंगी भाभी। जानते भाभी, शरीर के जख्म तो फिर भी भर जाते हैं, लेकिन चरित्र पर लगे दाग ना जिंदगी भर नहीं भरते हैं। और विश्वास टूटने की जो चोट होती है ना, उसका दर्द तो भाभी मरने के बाद तक होता रहता है। आपकी आंखों के सामने मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई, मेरी इज्जत मिट्टी में मिल गई। आप चुप रही, आपने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी भाभी। पानी पी लो बेटा, लो। राघव, ये सब कैसे हुआ? चोटें कैसे? क्या हुआ बेटा? कहीं गिर गया था क्या? एक्सीडेंट वगैरह तो नहीं हुआ ना?
भैया आप मुझे बताइए ना, आपका झगड़ा हुआ है किसी के साथ? भैया प्लीज मुझे बताइए, मैं जाके देखूंगा। भैया कुछ तो बोलिए। मेरे दिल में आपके लिए ना कभी कोई जज्बात है, ना है और ना ही होंगे। मैं बस अपने कमरे में आराम करना चाहता हूँ। तो हुआ क्या था राघव? प्लीज माँ, आज कोई सवाल नहीं। लगता है काफी बड़ा ड्रामा हुआ है इस बार। पता तो लगाना होगा, पर कैसे लगाऊं? जिंदगी हाँ, चाहता हूँ मैं भावना जी को। राघव, ये मत भूलो कि जिसके बारे में तुम बात कर रहे हो वो हमारे घर की इज्जत है। दीपक की तस्वीर में से चंदन की माला तक नहीं बदली गई अभी तक, और तुमने अपना आदमी बदल लिया। क्यों क्यों भगवान जी, आप कैसी कठिन परीक्षा ले रहे हैं मेरी? किन पापों की सजा दे रहे हैं? जो जो मेरे करीब आया, क्यों उन्हें मुझसे दूर कर रहे हैं? पहले आपने मेरे पति, मेरे जीवन साथी दीपक को मुझसे दूर किया, फिर एक अच्छा दोस्त बना, उसे भी मुझसे दूर कर दिया, और अब मेरा परिवार सब मुझसे दूर हो गए। क्यों क्यों? जिन आंखों में आंसू देखकर दुनिया को जला देने का मन करता है, आज उन्हीं आंखों में आंसू आने का कारण बन गया मैं। चाहकर भी कुछ नहीं कर सका। इतना लाचार और बेबस मुझे क्यों बना दिया भगवान? क्यों? भैया की हालत मुझसे देखी नहीं जा रही। ना कुछ खा रहे हैं, ना कुछ पी रहे हैं। अब क्या बात है वो ठीक से बता भी नहीं रहे। तो जाने दीजिए ना, जब बताना होगा तब बताएंगे। ऐसे कैसे जाने दो स्वाति? बड़े भाई वो मेरे, मैं अभी जाके खुद उनसे बात करता हूँ। भैया 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 के अलावा कुछ सूझता है आपको? ये क्या हरकत है स्वाति? बिल्कुल सही हरकत है। जो हरकत शुरुआत में बुरी लगती है ना, बाद में वही जाके अच्छे रिजल्ट्स देती है। एक बात बताइए भैया, अगर सच में आपको अपना भाई मानते तो आपसे अपने दिल की बात नहीं कहते? बताया उन्होंने? नहीं ना? तो आप क्यों लक्ष्मण बन के उनके पीछे हाथ जोड़कर पड़े रहते हैं? अरे इस सिचुएशन में कुछ फायदा उठाइए ना। क्या मतलब? देखिए, ऐसी हालत में भैया काम पर तो ध्यान देने से रहे। यही आपके लिए सही मौका है उनके सारे केसेस अपने अंडर लेने का। धीरे धीरे करके आप लॉ फर्म की सारे भागदौड़ संभालने लग जाइए। शुरुआत में आपको यह हरकत थोड़ी अजीब जरूर लगी, लेकिन बाद में यही आपको सबसे अच्छे रिजल्ट्स देगी, और सबसे ज्यादा फायदा आपका होगा। ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है गौरव। इमोशंस में आकर इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी को हाथ से मत जाने दीजिए। दोस्त को सही राह पर लेके आना एक सच्चा दोस्त ही कर सकता है।
इंदौर से लाया हूँ आपकी बरसाती के लिए, लगाइएगा जरूर। दुनिया में अभी भी ऐसे लोग जिंदा हैं जो बिना किसी मतलब के, बिना गंदी नियत रखे किसी औरत की मदद कर सकते, लेकिन आप कैसा है राघव? वैसे ही है वो, जैसा कल रात को सोया था। सविता, मैंने उसे इस हाल में पहले कभी नहीं देखा। वो मुझसे झगड़ा करता है, लड़ता है, मेरी बात को अनसुना कर देता है, चलता है, लेकिन इस तरह खामोश रहेगा ना सविता तो मैं जी नहीं पाऊंगा। वैसे भी 15 साल अपने बाप से उसका बेटा दूर रहा, लेकिन अब मैं नहीं रह सकूंगा। बता ना सविता, कोई ऐसा पाठ पूजा है जो मैं करूं जिससे वो ठीक हो जाए? पूजा पाठ तो मैं करके आया हूं बैरिस्टर बाबू, और प्रसाद भी लेकर आया हूं। अरे आइए आइए। सुबह सुबह मंदिर गया था, प्रसाद लेकर आया हूं। वो क्या है कि शांति की आवश्यकता है ना हमारे जीवन में। प्रसाद खाइए और चिंता मत कीजिए। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि कल जो कुछ भी हुआ उसके बाद आपका चिंता करना स्वाभाविक है। ये जो कुछ भी हुआ है, इसके बाद हम डिंपल और अभिषेक का जो रिश्ता है, इसके ऊपर किसी भी तरह का बुरा प्रभाव हम नहीं पड़ने देंगे। वैसे देखा जाए तो जो भी हुआ बड़ी ही शर्मिंदगी वाली बात है, परंतु इसके कारण हमारे आपस के जो रिश्ते हैं वो नहीं बिगड़ने चाहिए। भानुजी, साफ साफ बताइए ना, ऐसा क्या हुआ कल? अरे, आपको ज्ञात नहीं? अनुज राघव ने भी आपको कुछ नहीं बताया? राघव ने? ओ, हाँ सही है। अब वो क्या है कि अब आत्मालोचना हर किसी के बस की बात नहीं है। अब कोई अपने मुख से, अपने ही मुंह से अपनी ऊंची हरकतों का बखान कैसे करेगा? जो भी बात है आप जरा साफ साफ बताइए। वो क्या है कि अनुज राघव अगर आपको बताता तो ये उचित होता। हमें तो स्मरण करते ही घिन आ रही है। परंतु क्या है कि आप एक तो हमारे संबंधी हैं, फिर ऊपर से राघव के माता पिता, आपको बताना आवश्यक है। खाइए कसम और कह दीजिए सबको कि ये सब झूठ है। मैं अपनी झूठी कसम नहीं कह सकता। चाहता हूं मैं भावना जी को